आज का टॉपिक बीएड सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का है। अधिगम के विषय में पूर्णतः ज्ञान। अधिगम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या विशेषताएं हैं, कौन से नियम हैं जो अधिगम पे लागू होते हैं और इसका क्या महत्व है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना जो शब्द है अधिगम का शाब्दिक अर्थ है। सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत जाने अनजाने कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। एक बच्चा जब कोई जलती हुई वस्तु को, कोई दिया या लैंप छूता है तो वह उसका हाथ जल जाता है। यह उसका पहला सबसे कठिन और कटु अनुभव होता है। इसके पश्चात बच्चा यह सीख जाता है कि किसी भी जलती हुई वस्तु को यदि छुएंगे तो उससे वह जल जाएगा। इस अनुभव के बाद वह बच्चा दोबारा किसी भी जलती हुई वस्तु, दिया या कोई भी प्रकार की आग कहीं हो तो उससे दूर ही रहता है। यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव रहता है और इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा भी व्यक्ति सीखता है। तो यह दोनों ही व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के माध्यम से होते हैं। अब देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं तो वैसे बहुत से विशेषज्ञों द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर हमने ली है गेट्स या और भी विद्वानों के द्वारा दी हुई परिभाषा है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जैसे कि पहले बताया कि बच्चे जलती हुई वस्तु को छूकर अनुभव करते हैं, उसी के माध्यम से वह सीखते हैं। इसी प्रकार से गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, मतलब कि सीखने उसका अनुभव ही माध्यम होता है। फिर है इसकी विशेषताएं। इन अधिगम की विशेषताओं को भी अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे याकमैन एवं सिम्पसन के अनुसार अधिगम की जो विशेषताएं हैं। तो अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, जैसे कि पहले ही बताया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। फिर नेक्स्ट है अधिगम परिवर्तन है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसा कि पहले बताया कि बच्चे आग को पहली बार छूते हैं, छूने पर उनको जलने का अनुभव होता है, जिससे वह उनका प्रशिक्षण होता है और उसी के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। फिर है अधिगम सार्वभौमिक भी है। सीखने का गुण केवल मानव में नहीं होता है, बल्कि संसार के सभी प्राणी जैसे कि पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी जीवधारी हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने में वही उनका अनुभव ही माध्यम होता है। नेक्स्ट है अधिगम अनुकूलन है। तो वातावरण से अभियोजन करने के लिए उसे अनेक नवीन व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीकों, रहन सहन तथा रीति रिवाजों को सीखना पड़ता है। जब व्यक्ति एक समाज में होता है और उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो वह उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही कुछ कुछ सीखता है और अनुकूलन करता है। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों का भी संगठन है। जैसा कि पहले ही उदाहरण से सभी अधिगम के माध्यम है कि वह जलती हुई लैंप को छूता है, जलता है, अनुभव करता है और वह सीखता है। तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के संपर्क में आता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। इन नवीन और पुराने अनुभवों का संगठन द्वारा ही व्यक्ति जीवन में सीखता है। फिर है सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। इसको मार्सेल ने अपने शब्दों में कहा है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। जैसे कि व्यक्ति सीखता है और उस चीज़ को यदि नहीं समझता है तो वह उसकी सीखने की असफलता कहलाती है। फिर है अधिगम वातावरण की उपज है। बालक का संबंध जैसे वातावरण से होता है वैसे ही बातें वह सीखता है। जैसा कि कहते हैं कि छोटे बच्चों को जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर दिया जाता है वह उसी प्रकार से वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है। जिस परिवेश में पलता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा व्यवहार सीखता है। फिर है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों हैं।
जैसे कि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही सीखने की प्रक्रिया से प्रेरित होकर निकलता है, किंतु इसके साथ ही साथ सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। वह समाज के द्वारा भी सीखता है और वातावरण के अनुसार भी सीखता है। नेक्स्ट है अधिगम, खोज करना है। इसको भी मार्सेल ने अपने शब्दों में कहा है कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता हो। यदि व्यक्ति सीखता है तो पहले वह जिस चीज़ को सीखना चाहता है उसके बारे में वह जागरूक होता है, उसकी खोज करता है, तभी वह सीखता है। फिर है अधिगम के नियम। इसके भी कई नियम हैं। कई विद्वानों ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, प्राथमिक और गौण, परंतु यहाँ पे सारे नियम हम एक ही उसमें पढ़ेंगे। अभ्यास का नियम, इसको अभ्यास के नियम में जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि थार्नडाइक ने और स्किनर ने जो प्रयोग किया था सीखने पर, वह इसी अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। उसमें होता है कि प्रतिपादित अभ्यास के नियम का एक अर्थ होता है कि इस प्रतिक्रिया को कोई भी प्रतिक्रिया जिसको हम बार बार दोहराते हैं तो वह हम शीघ्र सीख जाते हैं। जैसे कि बच्चे को कोई पाठ याद नहीं होता है तो उसको कहा जाता है कि इसको लिख कर देखो, बार बार पढ़ कर देखो, तो वह बार बार उसको पढ़ता है और लिखता है तो वह उसको याद हो जाता है। तो यह प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, और यह पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो सीखने में कठिनाई होती है, और पुनरावृत्ति से बच्चा जल्दी सीख जाता है। इस नियम अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 नियमों को लिया गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। नेक्स्ट है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का संबंध होता है प्रभाव तथा अभ्यास से। जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तत्पर होता है तभी वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। यदि अंदर से व्यक्ति की रुचि नहीं है तो वह उस कार्य को करने के लिए एक्टिव नहीं होगा और वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। यदि वह तत्पर है तो वह कार्य जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। इसमें भी थार्नडाइक ने अपने विचार दिए हैं कि जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के मध्य बनने वाले संबंध के परिणाम संतोषजनक होते हैं तो ऐसे संबंधों की शक्ति बढ़ जाती है, किंतु जब इन संबंधों के परिणाम कष्टप्रद होते हैं तो इन संबंधों में प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। और नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम से अर्थ है कि बालक जब किसी क्रिया को सीखने के लिए मेंटली प्रिपेयर होता है तभी वह उस चीज़ को सीख सकता है और उस सीखने में उसकी प्रोग्रेस होती है। यदि वह नहीं चाहता है किसी कार्य को सीखना तो उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं सिखाई जाती। तो यह सीखना मनोवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। फिर है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अर्थ है कि किसी कार्य को सीखते समय व्यक्ति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है, किंतु धीरे धीरे व्यक्ति उपयुक्त और संतोषजनक प्रतिक्रिया पर आ जाता है। अर्थात जब भी सीखने वाले के समक्ष समस्या आती है वह एक के बाद दूसरा प्रयास उस समस्या को हल करने के लिए करता है। जब वांछित व्यवहार उत्पन्न हो जाता है तो वह अनुक्रिया में विराम की स्थिति ले आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो वह तुरंत ही शुरुआत से ही वह एक ही वे में गाड़ी नहीं चला पाता, उसमें कई परिवर्तन आते हैं। तो वह संतोषजनक प्रतिक्रिया भी होती है और असंतोषजनक भी। जब लेकिन धीरे धीरे वह चलाना सीख जाता है तो वह एक संतोषजनक प्रतिक्रिया होती है जिसका एक वांछित परिणाम होता है कि वह प्रॉपर गाड़ी चलाना सीख जाता है। थैंक यू।